हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का आपके चैनल पल द लर्निंग पॉइंट में स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने आपको टी.एस. इलियट जो सिलेबस में है हमारे पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत, उसमें हम लोगों को टी.एस. इलियट के काव्य सिद्धांत को पढ़ना है। तो इससे पहले मैंने टी.एस. इलियट से संबंधित एक वीडियो दिया है जिसमें हम लोगों ने टी.एस. इलियट के जीवन परिचय और उनकी जो रचनाएं हैं, कृतियां हैं, उनके बारे में हम लोगों ने देखा था। और आज मैं उसी से संबंधित टी.एस. इलियट से संबंधित एक वीडियो लाया हूँ जिसमें हम आज टी.एस. इलियट के काव्य सिद्धांत को देखेंगे कि उनके द्वारा क्या सिद्धांत दिए गए हैं काव्य कविता को लेकर। तो जिन्होंने इसके पहले का वीडियो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, मैं वीडियो के ऊपर आई लिंक में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आई बटन पर, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। और मेरा मानना है कि आप पहले उसे देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। आप टी.एस. इलियट से संबंधित सभी चीज़ों को जान जाएंगे और एग्ज़ाम में टी.एस. इलियट से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरा ये आप लोगों से वादा है। आज का भी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, तो प्रयास कीजिएगा वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगता है और पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा दोस्तों। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला पॉइंट देखते हैं। देखिए, मैंने इसके पहले की वीडियो में टी.एस. इलियट के बारे में सब कुछ बताया है आपको, उनके जीवन परिचय के बारे में। यहाँ मैंने एक छोटे तौर पर रखा है कि अगर किन्होंने नहीं देखा है तो यहाँ से भी वो थोड़ा सा समझ जाए। यहाँ पर जो मैंने पॉइंट रखा वो एग्ज़ाम की दृष्टि से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो पॉइंट को मैंने यहाँ पर रखा है, तो उसे एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट जो है वह क्या, टी.एस. इलियट का पूरा नाम क्या है? तो थॉमस स्टर्न इलियट इनका पूरा नाम है। और इनका जन्म कब हुआ है, अगर क्वेश्चन में आता है तो इनका जन्म हुआ है 1888 में। कहाँ पर? तो सेंट लुइस अमेरिका में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, इनका जन्म है। नीचे देखिए, मैंने बताया इनका जन्म अमेरिका में हुआ, लेकिन इनकी शिक्षा कहाँ हुई है? तो इनकी शिक्षा पेरिस और लंदन में हुई है। उसके बाद लंदन में रहते हुए ये लंदन चले जाते हैं अपनी शिक्षा के लिए, और लंदन में रहते हुए टी.एस. इलियट ने इंग्लैंड की नागरिकता ग्रहण कर ली। और टी.एस. इलियट ने इंग्लैंड की नागरिकता कब ग्रहण की है? तो ये क्या है, इन्होंने 1927 में। इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट है, टी.एस. इलियट ने संस्कृत और पाली भाषा का भी अध्ययन किया है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, टी.एस. इलियट पाश्चात्य साहित्य में 20वीं शताब्दी के महान कवि माने जाते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि टी.एस. इलियट पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत के महान कवि माने जाते हैं। ऑप्शन में 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी करके ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपका आंसर क्या होगा? 20वीं शताब्दी। दोस्तों, अभी बारिश शुरू हो गई है तो उसकी थोड़ी सी आवाज़ आएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। वर्ष 1948 में टी.एस. इलियट को साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टी.एस. इलियट को साहित्य का नोबेल दिया गया था, और कब दिया गया? 1948 में। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टी.एस. इलियट की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना या कृति कौन सी है? तो वह है द वेस्टलैंड। इसे याद रखिएगा। और दूसरा है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। इसे भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टी.एस. इलियट के द्वारा 2 पत्रिका का भी संपादन किया गया है। तो वो पत्रिका कौन कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, टी.एस. इलियट ने 2 पत्रिका का संपादन किया है, वो है इगोइस्ट और क्रिश्चियंस। ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो ये यहाँ पर जो आपने टी.एस. इलियट के बारे में देखा, ये सभी इंपॉर्टेंट है और इससे लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, आप वहाँ पर देखिएगा इनसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अब जो हम देखेंगे यहाँ पर काव्य सिद्धांत, टी.एस. इलियट के द्वारा जो काव्य सिद्धांत दिए गए हैं वो क्या क्या हैं, और उनके जो काव्य सिद्धांत हैं उसमें क्या बातें इंपॉर्टेंट है जिससे प्रश्न बनेंगे।
तो जैसा यहाँ मैंने लिखा है टी एस इलियट के काव्य सिद्धांत। फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए, टी एस इलियट ने 4 प्रमुख काव्य सिद्धांत दिए हैं। इसे याद रखिएगा, टी एस इलियट ने 4 प्रमुख काव्य सिद्धांत दिए हैं। वह कौन कौन से 4 सिद्धांत हैं तो देख लीजिए। पहला है परंपरा की परिकल्पना और व्यक्तिक प्रश्न, ये पहला है। दूसरा है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, ये दूसरा है। तीसरा जो उनका सिद्धांत है वह क्या है, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत। और चौथा है संवेदनशीलता का असाश्चर्य। ये चार काव्य सिद्धांत टी एस इलियट के द्वारा दिए गए हैं। और मैं एक और बात बता दूं, दूसरा और तीसरा जो सिद्धांत है आप पाएंगे कि ज़्यादातर जगह पर इन दो ही टी एस इलियट के ये 2 ही सिद्धांत के बारे में बताया गया है प्रमुखता से। आप या तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं या गूगल भी सर्च करेंगे, तो अगर टी एस इलियट के काव्य सिद्धांत सर्च करेंगे तो आपको सेकंड थर्ड में जो दिया हुआ है, सेकंड में निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और थर्ड में वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत, ये दोनों के ही बारे में बताया गया है। लेकिन यहाँ मैंने जो इनके द्वारा 4 काव्य सिद्धांत दिए गए हैं तो मैंने चारों के बारे में लिखा है और आप लोग को चारों के बारे में मैं एक एक कर आगे बताऊंगा। आप अच्छे से देखिएगा, मैंने इसे पॉइंट वाइज लिखा है और जिस तरह से क्वेश्चन बनेंगे मैंने उसी तरह से पॉइंट वाइज पॉइंट इनके काव्य सिद्धांतों को आगे बताया है। तो चलिए आगे देखते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए पहला जो इनका काव्य सिद्धांत है उसे हम लोग देखते हैं। पहला काव्य सिद्धांत क्या है, परंपरा की परिकल्पना और व्यक्तिक प्रश्न। तो इसमें देखिए जो प्रमुख बिंदु है, तो पहला क्या है उसे देख लेते हैं हम लोग। देखिए पहला है टी एस इलियट परंपरा का प्रमुख तत्व इतिहास बोध मानते हैं। इतिहास का जो ज्ञान है उसे वह प्रमुख तत्व मानते हैं। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, परंपरा का तात्पर्य, इनका कहना है कि जो इतिहास का उनकी जो रचना होगी उसमें वो कह रहे हैं कि परंपरा का तात्पर्य न तो अंधानुकरण और न प्राचीन रूढ़ियों का अनुमोदन है। इनका कहना है कि अगर हम इतिहास बोध को प्रमुख तत्व मानते हैं तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतिहास की जो परंपरा की जो सारी चीज़ें हैं उसे हम किसी भी अंधानुकरण किसी भी तरह से ग्रहण कर लें और रूढ़िवादों को भी, प्राचीन रूढ़िवादों का भी अनुमोदन कर दें, इनका मानना है। इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है प्राचीन साहित्य धारणाओं का सम्यक बोध ही परंपरा है। इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है अतीत को, इसे अच्छे से देखिएगा, अतीत को वर्तमान में देखना रूढ़िवादिता नहीं। अतीत को वर्तमान में देखना रूढ़िवादिता नहीं, मौलिकता है। वर्तमान काल का मूल्यांकन अतीत के परिप्रेक्ष्य में ही संभव है। इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान काल का मूल्यांकन अतीत के परिप्रेक्ष्य में ही संभव है, यह कथन किसका है। तो वहाँ पर 4 ऑप्शन रख सकते हैं, उसमें आपका आंसर टी एस इलियट होगा। तो इसे अच्छे से देखिएगा, फिर से एक बार देखिए, अतीत को वर्तमान में देखना रूढ़िवादिता नहीं, मौलिकता है। वर्तमान काल का मूल्यांकन अतीत के परिप्रेक्ष्य में ही संभव है। चलिए नेक्स्ट है कवि और कलाकार को परंपरा की जानकारी होने पर अपने कृतित्व यानी रचना, ठीक है, अपनी रचना या कृतित्व का मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। कहने का मतलब अगर उनको परंपरा की जानकारी है कि इसके पहले के रचनाकारों ने किस तरह की रचना की है और क्या उनका विषय रहा, अगर इसकी उनकी जानकारी है तो उनकी जो कृतियाँ रहेंगी उसका मूल्यांकन करने में उन्हें सहायता मिलती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, परंपरा अतीत को वर्तमान से जोड़कर ज्ञान का विस्तार करती है। यह सही बात है। हम अगर पुरानी चीज़ों को देख कर वर्तमान में अगर जोड़ेंगे तो और भी अच्छा होता है ज्ञान प्राप्त करने में। तो परंपरा अतीत को वर्तमान से जोड़कर ज्ञान का विस्तार करती है, यह टी एस इलियट का मानना है। और जो फर्स्ट सिद्धांत है उसका लास्ट पॉइंट देख लीजिए, संस्कृति धर्म से भिन्न है। इसे अच्छे से देखिएगा, संस्कृति धर्म से भिन्न है तथा यह धर्म द्वारा नियंत्रित होती है। संस्कृति किससे नियंत्रित होती है, तो
धर्म के द्वारा नियंत्रित होती है। यह टी.एस. इलियट के प्रथम काव्य सिद्धांत से लिया गया प्रमुख बिंदु है। तो आपने यहाँ पर परंपरा की परिकल्पना और व्यक्तिगत प्रश्न के प्रमुख बिंदुओं को देखा और इससे क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे से इन्हें देखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और आप पाएंगे कि क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे टी.एस. इलियट से 90% चांस है कि इसी पॉइंट से पूछा जाएगा। जो सेकंड सिद्धांत है निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, इसी से पूछा जा सकता है। मैं 90% चांस आपको बता रहा हूं, तो इसे अच्छे से देखिएगा। चलिए इसका जो पहला पॉइंट है उसे हम लोग देखते हैं। टी.एस. इलियट एजरा पाउंड से प्रभावित थे। टी.एस. इलियट जो रचना लिखना शुरू किए थे, तो ये एजरा पाउंड एक लेखक थे, रचनाकार थे, उनके संपर्क में आए थे और उन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने लिखना शुरू किया था। और इनकी जो प्रथम रचना सब रही उसमें टी.एस. इलियट की जो प्रथम रचना रही उसमें एजरा पाउंड का काफ़ी योगदान रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर उसी को बोला जा रहा है कि टी.एस. इलियट एजरा पाउंड से प्रभावित थे और एजरा पाउंड का एक मत था और टी.एस. इलियट उसे मानते थे। ठीक है, तो उसी के बारे में देखिए आगे बोला जा रहा है कि टी.एस. इलियट एजरा पाउंड से प्रभावित थे और एजरा पाउंड की तरह इलियट भी मानते थे कि, क्या मानते थे? तो उनका मानना था कि कवि वैज्ञानिक की भांति निर्व्यक्तिक और वस्तुनिष्ठ होता है, इम्पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिव होता है। यह एजरा पाउंड का भी मानना था और टी.एस. इलियट भी मानते थे। क्या मानते थे? इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कवि वैज्ञानिक की भांति निर्व्यक्तिक और वस्तुनिष्ठ होता है। यहां पर निर्व्यक्तिक का मतलब क्या हो सकता है? इम्पर्सनल का इसका मतलब होता है जो व्यक्तिक यानी व्यक्तिगत ना हो, जो निजी ना हो, उसी को निर्व्यक्तिक बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नीचे देखिए अर्थ बताया गया है कि टी.एस. इलियट ने निर्व्यक्तिकता का अर्थ क्या दिया है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है एक एग्जाम में, तो देखिए अच्छे से देखिए निर्व्यक्तिकता का अर्थ क्या है। तो टी.एस. इलियट कहते हैं व्यक्तिगत भावों की विशिष्टता का सामान्यीकरण निर्व्यक्तिकता का अर्थ है। इसे याद रखिएगा, इसी से पूछा गया है कि इस तरह से पूछा गया क्वेश्चन में कि निर्व्यक्तिकता का अर्थ टी.एस. इलियट के अनुसार क्या दिया है। तो वहाँ पर बताया गया है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पर आपका आंसर यह है कि व्यक्तिगत भावों की विशिष्टता का, इसे याद रखिएगा, सामान्यीकरण, यही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी को चेंज किया गया है, कहीं पर सामान्यीकरण है, कहीं पर साधारणीकरण है। नीचे देख लीजिए कि टी.एस. इलियट बोलते हैं व्यक्तिगत भावों की विशिष्टता का सामान्यीकरण, और इसी को निर्व्यक्तिकता को भारतीय काव्यशास्त्र में क्या कहा गया है? तो निर्व्यक्तिकता को भारतीय काव्यशास्त्र में साधारणीकरण कहा गया है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निर्व्यक्तिकता को भारतीय काव्यशास्त्र में क्या कहा गया है, तो उसका है साधारणीकरण। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। टी.एस. इलियट ने वस्तुनिष्ठ साहित्य को महत्व देकर कला को निर्व्यक्तिक घोषित किया है। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टी.एस. इलियट ने वस्तुनिष्ठ साहित्य को महत्व देकर कला को निर्व्यक्तिक घोषित किया है। यहाँ पर अगर आप वस्तुनिष्ठ साहित्य बोलेंगे तो क्या होगा? वस्तुनिष्ठ जैसे किसी वस्तु पर आधारित, जो वस्तु परक है, उसी को बोला जा रहा है कि किसी भी चीज़ पर अगर साहित्य लिखा हुआ है तो वह निजी यानी कि किसी का व्यक्तिगत ना हो। तो क्या बोल रहे हैं? टी.एस. इलियट ने वस्तुनिष्ठ साहित्य को महत्व देकर कला को निर्व्यक्तिक घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट, टी.एस. इलियट ने निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके विरोध में किया है? यह क्वेश्चन है, ठीक है, किसके विरोध में किया है? तो इसका आंसर क्या है? देखिए, टी.एस. इलियट ने निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत का प्रतिपादन रोमांटिक कवियों की व्यक्तिवादिता के विरोध में किया है। या इसे देखिए व्यक्तिवादिता, जबकि टी.एस. इलियट का मानना है कि व्यक्तिगत न हो, तो यहीं पर है जो इन्होंने निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत दिया है उसका प्रतिपादन किसके विरोध में किया है? तो रोमांटिक कवियों की व्यक्तिवादिता के विरोध में।
और यहाँ पर इसी को देखकर इनके द्वारा समीक्षा भी की गई है बहुत सारे रचनाकारों की। उसमें शेक्सपियर हैं जो रोमांटिक कवि माने जाते हैं, शेक्सपियर हो गए, वर्ड्सवर्थ हो गए, दाते भी हैं, मिल्टन है, कॉलरिज हैं, इन्होंने समीक्षा भी की है इनकी रचनाओं की। तो इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टी.एस. इलियट ने निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत का प्रतिपादन रोमांटिक कवियों की व्यक्तिवादिता के विरोध में किया है। क्योंकि आप देखेंगे कि शेक्सपियर की बहुत सारी रचनाओं के आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर व्यक्ति पर ही आधारित उनकी सारी रचनाएं हैं, चाहे वो रोमियो जूलियट हो और भी कुछ रचनाएं हैं उस पर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे भी जो आएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, देख लीजिए। ये सेकंड जो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत उसी से संबंधित नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, उसे देख लीजिए क्या है। तो इलियट मानते हैं कि व्यक्तिगत भाव की अभिव्यक्ति कला नहीं अपितु उससे पलायन ही कला है। नेक्स्ट है, टी.एस. इलियट ने निर्व्यक्तिकता के 2 रूप दिए हैं। तो ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, कितने रूप दिए गए हैं निर्व्यक्तिकता के टी.एस. इलियट के द्वारा? तो 2 रूप दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला जो रूप है वह है कुशल शिल्पी, यहाँ पर शिल्पी कलाकार होगा, ठीक है, कुशल शिल्पी की निर्व्यक्तिकता। और दूसरा है प्रौढ़, यानी कि जो वृद्ध हो गए हैं, प्रौढ़ कलाकार की निर्व्यक्तिकता। इसे याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि टी.एस. इलियट की निर्व्यक्तिकता के 2 रूप कौन कौन से हैं? तो कुशल शिल्पी की निर्व्यक्तिकता और प्रौढ़ कलाकार की निर्व्यक्तिकता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। टी.एस. इलियट के अनुसार कवि स्वयं को प्रकृति के प्रति समर्पित किए बिना निर्व्यक्तिक नहीं हो सकता। तो टी.एस. इलियट के अनुसार किसके प्रति समर्पित होकर ही निर्व्यक्तिक हो सकता है कोई भी कवि? तो वह है प्रकृति। यह भी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा कि टी.एस. इलियट के अनुसार कवि स्वयं को प्रकृति के प्रति समर्पित किए बिना निर्व्यक्तिक नहीं हो सकता। इसे याद रखिएगा, प्रकृति है इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यह भी एक क्वेश्चन है। टी.एस. इलियट के अनुसार कविता के घटक कौन कौन से हैं? इनके जो घटक होंगे कविता के, तो टी.एस. इलियट के अनुसार कौन कौन से वो घटक हैं? तो देखिए, पहला है तत्व, विचार, अनुभूति, बिंब, प्रतीक आदि, और भी होंगे। तो यहाँ पर से एक क्वेश्चन मैंने देखा है कि टी.एस. इलियट के अनुसार कविता के घटक कौन से हैं, तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है और कोई एक या कुछ अलग दिया हुआ रहेगा तो उसमें से छांटना रहेगा, ठीक है। तो इसे भी अच्छे से देखिएगा, इसे याद रखिएगा। घटक कौन कौन से हैं इनकी कविता के? तो तत्व हैं, विचार है, अनुभूति, बिंब, प्रतीक, ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बोला जा रहा है कि टी.एस. इलियट कवि के मन की तुलना किससे करते हैं? ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, टी.एस. इलियट कवि के मन की तुलना प्लेटिनम के तार से करते हैं, ठीक है। इससे संबंधित मैं क्वेश्चन लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो बताऊंगा किस तरह से, ठीक है। टी.एस. इलियट कवि के मन की तुलना प्लेटिनम के तार से करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसे देखिए। इलियट के अनुसार कविता के 3 स्वर हैं। क्वेश्चन रहेगा कि इलियट के अनुसार कविता के कितने स्वर हैं? तो आपका आंसर 3 होगा, ठीक है। अब वो 3 स्वर कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला जो स्वर है वह है, प्रथम स्वर वह है जब कवि स्वयं से बात करता है। प्रथम स्वर क्या है? जब कवि स्वयं से बात करता है। दूसरा स्वर वह है जिसमें कवि श्रोताओं से बात करता है, सुनने वाले से। और तीसरा देखिए क्या है, तृतीय स्वर वह है जिसमें कवि स्वयं न बोलकर अपने पात्रों के माध्यम से, जो किरदार हैं उनके माध्यम से बोलता है। तो इस तरह की 3 कविताएं उनके द्वारा लिखी जाती हैं, जो कलाकारों के द्वारा, रचनाकार के द्वारा लिखी जाती हैं। तो टी.एस. इलियट के अनुसार 3 स्वर बताए गए हैं कि कविता किस तरह से होती है। एक होता है जब कवि स्वयं से बात करता है, कुछ कविताएं ऐसे होती है। दूसरी इस तरह की होती है जिसमें कवि श्रोताओं से बात करता है, जो सुनने वाले होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, उनके अनुसार। और तीसरा जो स्वर है वह है जब कवि स्वयं न बोलकर जो पात्र हैं उनके माध्यम से बोलता है। तो इसे याद रखिएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट जो है सिद्धांत है
नैर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं जो तीसरा सिद्धांत है टी.एस. इलियट का, वह कौन सा है? तीसरा है वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत, उसे हम लोग सहसंबंध भी बोलते हैं। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ सहसंबंध का सिद्धांत या फिर समीकरण का सिद्धांत। इसमें जो पहला पॉइंट है वह क्या है उसे देखिए। भाव संप्रेषण के लिए वस्तुनिष्ठ सहसंबंध आवश्यक है। संप्रेषण मतलब क्या होगा? संप्रेषण का मतलब होगा किसी चीज को, अपने मन की बात को दूसरे को पहुंचाना या व्यक्त करना। भाव वही होता है। तो भाव संप्रेषण के लिए वस्तुनिष्ठ सहसंबंध, ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन आवश्यक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है भावों का चयन ऐसा हो कि, किस तरह का? टी.एस. इलियट का कहना है कि भावों का चयन ऐसा हो कि जिससे सहृदय सामाजिक के चित्त में यानी मन में नाटककार के मानस भाव जागृत हो जाएं। कहने का मतलब है जो देख रहे हैं सुन रहे हैं उसके मन में नाटककार यानी जो रचनाकार है उसके जो मन की बात है वह जागृत हो जाए, जो पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं उनके मन में। यह टी.एस. इलियट का मानना है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अमूर्त भाव, इसे याद रखिएगा। एक है अमूर्त भाव, संवेग, विचार, अनुभूतियां इस प्रकार से अभिव्यक्त की जाएं जिससे पाठक जो पढ़ रहे हैं या फिर जो सुन रहे हैं श्रोता के हृदय में वही भाव जागृत हो जो कवि के मन में है। तो ये जागृत करने के लिए क्या बताया गया है, किस तरह का अभिव्यक्त होना चाहिए? तो वह है अमूर्त भाव, संवेग, विचार और अनुभूतियां, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है इलियट के अनुसार कवि अपने भावों के मूर्तिकरण यानी लिखने में जो करते हैं रचना करने में, इलियट के अनुसार कवि अपने भावों के मूर्तिकरण के लिए जितना सजग होगा, जितना उस चीज के प्रति जागरूक होगा संप्रेषण यानी कि किसी को अपनी जो रचना है उसे दूसरों के पास पहुंचाने में, उसके मन में पहुंचाने के लिए सजग होगा, संप्रेषण में उतनी ही सफलता मिलेगी, इसे याद रखिएगा। इलियट के अनुसार कवि अपने भावों के मूर्तिकरण के लिए जितना सजग होगा संप्रेषण में उतनी ही सफलता मिलेगी। और तीसरा जो काव्य सिद्धांत है वस्तुनिष्ठ सहसंबंध का सिद्धांत, उसका लास्ट पॉइंट देखिए क्या है। इलियट के अनुसार कवि अमूर्त को मूर्त करने का काम संप्रेषण हेतु करता है। यहाँ पर है कि कुछ चीज़ें जो कविता के द्वारा जीवित की जाती है रचना के अनुसार, जो होता नहीं है लेकिन उसे जीवित किया जाता है, उसी के बारे में कहा जाए कि इलियट के अनुसार कवि अमूर्त को मूर्त करने का काम संप्रेषण हेतु करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा ये तीसरा काव्य सिद्धांत था टी.एस. इलियट का। अब जो फोर्थ और लास्ट काव्य सिद्धांत उसे हम लोग देख लेते हैं और यहीं पर लास्ट हो गई आज का वीडियो, तो चलिए उसे देखते हैं। देखिए चौथा जो काव्य सिद्धांत है संवेदनशीलता का असाश्चर्य। ठीक है, तो इसमें जो पहला पॉइंट है उसे देखिए क्या बोला जा रहा है। टी.एस. इलियट के अनुसार अंग्रेजी कविता में, यहाँ पर अंग्रेजी कविता इंग्लिश पोएम के बारे में बताया जा रहा है कि टी.एस. इलियट के अनुसार अंग्रेजी कविता में भावबोध एकीकरण का स्थान भावबोध विभाजन ने ले लिया है। ठीक है, जो कहना है कि टी.एस. इलियट का कहना है कि अंग्रेजी जो कविता है उसमें जो मन के भाव हैं जो बताया जा रहा है वो एकीकरण होना चाहिए, और अंग्रेजी कविता ने उस एकीकरण को एक जगह ना करके उसे भावबोध विभाजन उसे बांट दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इलियट भावबोध एकीकरण को श्रेष्ठ काव्य और भावबोध वियोग को विभाजन को भावबोध विभाजन वियोग को या विभाजन को निकृष्ट काव्य मानते हैं, यानी कि अच्छा नहीं मानते हैं। तो इलियट भावबोध एकीकरण को श्रेष्ठ काव्य मानते हैं और भावबोध वियोग को विभाजन को निकृष्ट काव्य मानते हैं, इसे याद रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इलियट के अनुसार काव्य में हृदय बुद्धि का समन्वय आवश्यक है।
विचार को रूपांतरित करके प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जो कवि ऐसा नहीं कर पाते उनकी कविता उत्कृष्ट नहीं बन पाती है। टी.एस. एलियट का कहना है कि जब हम कोई कवि कविता लिखता है तो उसका समन्वय किस तरह से, हृदय बुद्धि से, उनके हृदय की बात होनी चाहिए जो वो सोचते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे की सोच। तो हृदय बुद्धि का समन्वय आवश्यक है। फिर जो उनके मन में विचार होता है उसे रूपांतरित किया जाना चाहिए। जो मन में सोचते हैं वही उनके रचना में होनी चाहिए, और जो ऐसा करते हैं कवि, उनकी रचना अच्छी और उत्कृष्ट होती है, और जो ऐसा नहीं कर पाते हैं उनकी रचना या कविता उत्कृष्ट नहीं होती है। तो ये आपने टी.एस. एलियट के जो 4 काव्य सिद्धांत थे उसे देख लिया। ये आज का लास्ट पॉइंट था। देखिए यहाँ मैंने एक नोट बताया है कि क्या है, निश्चय ही उपरोक्त सिद्धांत के अनुसार थॉमस स्टर्न एलियट का 20वीं शताब्दी में आधुनिक अंग्रेजी साहित्यकारों में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक, तो इनके द्वारा जो काव्य सिद्धांत दिए गए हैं उसके आधार पर ही वह पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत जो रहा उसमें 20वीं शताब्दी में वहाँ के अंग्रेजी साहित्यकारों में महत्वपूर्ण स्थान है, महान कवि माने जाते हैं। तो दोस्तों ये आज आपने टी.एस. एलियट के काव्य सिद्धांत को देखा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और मैं फिर से बता देता हूँ कि इसके जो सेकंड निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत और जो थर्ड है वस्तुनिष्ठ सहसंबंध, ये जो 2 सिद्धांत हैं इसे आप अच्छे से देखिएगा। मैंने 4 बताया, चारों को देखिएगा, लेकिन मेरा जोर है कि जो सेकंड है निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत और थर्ड में वस्तुनिष्ठ सहसंबंध का जो सिद्धांत है उसे अच्छे से देखिएगा। ज़्यादा चांस है कि उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 80 to 90% है कि उससे ही संबंधित क्वेश्चन होंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो और बाकी के 2 सिद्धांत है उससे नहीं पूछा जाएगा, पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है, तो उसे भी देखिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि यह झारखंड स्टाफ सिलेक्शन के लिए ही नहीं, जितने भी हिंदी से संबंधित, साहित्य से संबंधित एग्ज़ाम हैं, चाहे वो टीचर के एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम हो, या बीपीएससी के हों, जेपीएससी के, यूपीएससी के भी हों, बिहार एसएससी के दरोगा के एग्ज़ाम हो, या कोई भी हो, जेपीएससी दरोगा, झारखंड दरोगा के एग्ज़ाम हो, जिसमें भी हिंदी साहित्य और टी.एस. एलियट हैं सिलेबस में, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। तो इसे अच्छे से देखिएगा, और आपको अगर लगता है कि यह इंपॉर्टेंट है और आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर भी कीजिए ताकि वह भी इसका फ़ायदा उठा सकें अपने एग्ज़ाम की तैयारी में। और वैसे फ्रेंड्स जो मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, आपके एग्ज़ाम के लिए यह लाभदायक है, तो आप भी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसके बाद मैं जो भी वीडियो दूंगा उसका लिंक आपको आसानी से मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मैं इसी से संबंधित टी.एस. एलियट से संबंधित प्रश्नों को लाऊंगा, और हम लोग प्रश्न को देखेंगे। और जो हम लोग भारत दूरदर्शन नाटक, इसके पहले मैंने जो वीडियो दिया था उसमें पात्र परिचय, यही 2 वीडियो आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट 1-2 से 2 दिनों में लाऊंगा। तो आप लोग अपना ख्याल रखें और अपने पढ़ाई को जारी रखिए अच्छे से। ऐसा हो सकता है कि दिसंबर जनवरी तक में आप लोगों की एग्ज़ाम हो, तो एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।